नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। बंगाल में वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है और खबर आ रही है कि बूंदाबांदी यानी बरसात हो रही है। मैं ऊपर वाले से निवेदन कर रहा हूं कि वह बरसात प्रेम की हो, क्योंकि जो राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा अपने भाषणों में, चुनावी रैलियों में जो जहर घोला गया है, कम से कम इस बरसात में धुल जाए। मैं पूरे होशो हवास में बंगाली जनता के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं फ्रेम में लाना चाह रहा हूं अजय भाई को। हमारे बतकही के कार्यक्रम में वो हमारे साथी हैं और उनसे हम तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। अजय भाई, स्वागत है आपका। और कैसा लग रहा है? चुनाव तो हो रहा है, वोटिंग भी हो रही है, समय के लगभग 3 बज रहे हैं। बतकही के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बंगाल में चुनाव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पहले चरण में तो 92% तक वोटिंग गई है। जी जी। अब ये चुनाव की बम्पर वोटिंग सत्ता को बदलने की है या पुनः उस सत्ता को स्थापित करने की है, तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम बंगाल के चुनाव की पृष्ठभूमि पर जरूर बात कर सकते हैं। जी, जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत, हमको लग रहा है कि सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या, मंत्रियों की संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो लग रहा है कि भारी भरकम। एक्चुअली इसको चुनाव मत मानिए ना, ये तो लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। 3 लाख आर्मी लगाई गई है, पैरामिलिट्री लगाई गई है, पुलिस विभाग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद चुनिंदा IPS, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से ED, CBI सब कुछ लगा के चुनाव को लूटा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चुनाव तथाकथित चाणक्य हार गए तो देश में मुंह कैसे दिखाएंगे? नहीं, ऐसा कई बार हार हुई है और मुंह दिखाते रहे हैं। नहीं, इतनी मशीनरी लगा के भारत के किसी भी राज्य का चुनाव नहीं कराया गया है। हाँ, ये कहिए तो माना जाएगा। मतलब भारी भरकम रात को TMC के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है, बिल्कुल हजारों की संख्या में। जिस तरह से कह लीजिए कि नाभि पे वार कर दिया है चाणक्य। प्रत्याशियों के घर घर घूम के लोगों को धमकी दिया गया है कि उल्टा लटका देंगे चुनाव के बाद अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो। जैसे एकदम लूट जैसे किया जाता है कि नहीं, हम लूट के ले जाएंगे इस चुनाव को, उस तरह का चुनाव हो रहा है। यानी भय को फैलाया जा रहा है। पूरे भय में चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव की दिशा और दशा क्या होगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी, कि जिसने जब भाजपा का साथ दिया वो सत्ता के नक्शे से बाहर हो गया। जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साथ दिया। बिल्कुल। अटल जयललिता गायब, नीतीश कुमार गायब, जॉर्ज फर्नांडिस गायब, शरद यादव गायब, शिवसेना, अकाली दल गायब, शिवसेना गायब। अब आखिरी बची है ममता बनर्जी, जिनको इस देश में फासिज्म को लाने का एक श्रेय इनको ली जाता है। तो इनके हार से या इनके जीत से बहुत खुशी और दुख नहीं होना है हम लोगों को, क्योंकि हम मानते हैं कि आपने गलत आदमी का साथ दिया है तो उसका प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा। जहर आपने ले लिया है तो नहीं 4 घंटे में, 6 घंटे में, नहीं 6 घंटे में, 10 घंटे में, ये तो होना है। लेकिन तय है कि मरना। और ममता जी ने जिस तरह वामपंथियों को कत्लेआम करके, दहशत फैला के, गुंडागर्दी करके हटाया और सत्ता लाई, सेम कंडीशन उस भाजपा भी उनके साथ कर रही है। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम ममता का साथ इसलिए भी दे रहे हैं कि बंगाल और बंगालियत और वहाँ का सेकुलरिज्म ये ममता जी ने बचा के रखा था और वो न टूटे, इसलिए हमारी थोड़ी सी सिंपैथी ममता जी के साथ है। भाजपा की सरकार आएगी तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे उत्तर भारत के और प्रदेशों में जिस तरह का वो खत्म हो जाएगा, वो बंगाल में भी मचेगा और बंगालियत नहीं बचेगी, वहाँ की समृद्धि नहीं बचेगी। वहाँ की बड़ी पुरानी विरासतें रही हैं। बंगाल की अपनी एक विरासत है, उनकी भाषा, उनका त्योहार मनाने का तरीका, और बंगाली कितना ऊंचे पद पर है एकदम। और अगर सामने बंगाली से बात करना है तो बंगाली में बात करेगा, हम भोजपुरी में बात करने में कतराते हैं। उसको अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने ट्रेडिशन से, अपने कपड़े से, अपने खाने पीने से। अगर खाने पीने का मामला देखिए ना, मंगलवार को मछली खाना पड़ा जाती है। हाँ, जबकि
भाजपा का जो एजेंडा था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कर रहा है कि एक तरह का कपड़ा पूरा देश पहने, एक तरह का खाना खाए। ये ट्रेडिशन रहा है, बंगाल ने उसको हमेशा खारिज किया है। लेकिन आज उसी बंगाल को मछली खानी पड़ी। हाँ, बंगाल में मछली खानी पड़ी। ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये घटना कि जवाब देना था अमेरिका को और मोदी जी झाल मोरी खा रहे थे। नहीं, अमेरिका को जवाब देना तो इनके अब तो राम माधव अमेरिका में जाके कह दिए ना कि साहब हमने तो आपका 50% टैरिफ भी झेल लिया, आपने कहा रूस से तेल मत खरीदो वो भी कहा, आपने कहा चाबहार छोड़ दो मैंने वो भी छोड़ दिया ईरान का, आपने जो 50 के बाद 18% टैरिफ किया वो भी हमने मान लिया, आपने भारत के साथ ट्रेड डील की हमने वो भी मान लिया। अब आप भारत से क्या चाहते हैं? जो बात राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, उस बात को राम माधव ने साबित कर दिया। अब तो राहुल गांधी ने नया नाम दे दिया आरएसएस को, राष्ट्रीय सरेंडर संघ। नया मुद्दा छेड़ दिया। तो आप अमेरिका से नहीं लड़ सकते हैं, आप बंगाल से लड़ेंगे, आप यहाँ के लोग से लड़ेंगे, यहाँ की सरकारों से लड़ेंगे, कमजोर करेंगे आपको, चूंकि भारत का छत्रप होना है और दबंगई के साथ होना है। अजय भाई, जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह की बंगाल की बंगालियत छीनने की तैयारी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बंगाली संस्कार है उस पर अतिक्रमण करने की तैयारी है। तो आपको क्या लग रहा है कि बंगाली इस बात को नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं? बंगाल के लोग ये मान रहे हैं कि चुनाव गुजरात बनाम बंगाल का है जी। वो जगह जगह से खबरें आ रही हैं, वहाँ की पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग किया उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि उसने कहा है कि ये बंगाल बनाम गुजरात का चुनाव है, बंगालियत जीतेगी, गुजरात जीतेगा जी। और मैं एक चीज़ और उसमें जोड़ना चाहता हूँ बंगाल के बारे में थोड़ा सा। बंगाल एक जमाने में कैपिटल थी अंग्रेजों के जमाने में जी, और वहाँ तमाम हेरिटेज हैं, उद्योग अवसर था सरकार, उसको चाहते तो बेहतर कर सकते हो। हाँ, कांग्रेस भी, उद्योग, वाम भी, उद्योग और ममता भी। उद्योग केंद्र, वहाँ की औद्योगिक इकाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। हमारे गांव से, आपके गांव से लोग घरों से जाते थे बंगाल में, जिसके यहाँ नौकरी होता था उसको समृद्ध माना जाता था अपने इलाके में कि अरे भाई बंगाल से रुपया आ गया। हाँ, वो कमा के छाता जरूर लाते थे और बाल्टी लाते ये थे। निशानी होती थी बंगाल से आने की। तो गाना भी मदन राय ने गाया था कि छपरा सिवान होके जाने, हाँ। बलम कलकत्ता कमाने। उन्हें बहुत भोजपुरी और बंगाली जो विरासत है जी, संगीत की जो विरासत है, जो संस्कार की विरासत है, वाणी की जो विरासत है, उसको उस गीतकार ने उस गाने में खूब सजोया है, खूब पिरोया है। और मदन ने तो जिस तरह से डूब के गाया है, मदन लाजवाब। अभी कभी अवसर मिले तो जरूर सुनिएगा इस गाने। जी जी जरूर सुनेंगे, हम सुने नहीं हैं लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही सुने हैं। तो वो अंग्रेजों ने उस समृद्धशाली बंगाल को बना के और भारत को दिया। पूरे भारत का सबसे समृद्ध इलाका बंगाल था। हाँ, बंगाल में कांग्रेस आई, उस समृद्धि के साथ आगे बढ़ी। भारत में कम्युनिस्ट जब आए, बंगाल की सबसे उर्वरा भूमि पे गए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो काम करता है मजदूर, उसका हक मिलना चाहिए, मजदूर एक हो, तमाम नारे लगे। वहाँ घंटा तय काम करने का घंटा तय किया गया, मजदूरी तय की गई, ट्रेड यूनियन बने। ट्रेड यूनियनों की जो दादागिरी शुरू हुई ना बंगाल के अंदर, वो एक हमको लग रहा है कि वो पतन का कारण रहा। वो कंपनियां वहां से उठी और साहब गुजरात, महाराष्ट्र और हैदराबाद से गई। उसके बाद जिस ट्रेडिशन के आधार पे वहां वामपंथी आए, उन वामपंथियों ने के सामने तो समस्या थी कि जो जो कह के आए थे उसको लागू करना था और कब हो नहीं पाया। जैसे वामपंथी आए, कंपनियां वहां से पलायन होना शुरू कर रही, वहां लोगों के पास काम खत्म होने लगे। फिर एक कहीं से लेके बुद्धदेव भट्टाचार्य अपने अंतिम कार्यकाल में 2010-5 के बाद 2011 तक थे ये लोग, उसी में लेके आए नैनो को जी। और फिर वहाँ ममता जी ने सिंगूर का आंदोलन कराया, कांग्रेस से आई थी और भगाया। और उसी दरमियान ममता जी ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली थी ताकि हम यहाँ से कम्युनिस्टों को हटा के और खुद को स्थापित करें जी। अब आज ममता जी स्थापित हो गई हैं, तो जो कत्लेआम आपने वामपंथियों के साथ किया था, वो वहाँ एक नारा लगा है वाम से राम होने का। अब वामपंथी कहते हैं कि ममता को हटाओ, राम को लाओ। बिल्कुल। तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई है ना। वहाँ वैचारिक समृद्धि जो बंगाल की रही है उसी की हत्या हो गई है। वामपंथी कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकता है, लेकिन ममता को हटाने के लिए वामपंथी भाजपा में जा रहा है।
तो अब वहाँ का एक नारा आ गया है कि हाँ। पहले राम फिर बाम। पहले बाम फिर राम, हाँ। पहले बाम फिर राम, पहले बाम अब राम। तो अब राम और बाम इकट्ठा हो गए हैं और ममता जी बची हैं। अब ममता जी का बस सपोर्ट इस बात को लेके है कि ममता जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में बंगाली सामाजिक ताना बाना को हाँ बिगाड़ने बंगाल नहीं को, दिया। बंगाल के सेकुलरिज्म को, बंगाल के जीवन स्तर को छेड़ा नहीं है। वो बंगाल अपनी गति से, अपनी रौ से ठहरा हुआ शहर है बंगाल। बंगाल में कोई किसी को भाग दौड़ नहीं है। दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता, वहाँ पे गुजरात में, हैदराबाद में देखिए लोग भागते हुए नजर आते हैं। उनको जल्दी पहुँचना है, जल्दी आना है। बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल ठहरा हुआ शहर अपने ट्रेडिशन को जीता है। 15 दिन का दुर्गा पूजा में उत्सव मनाता है। अपने अभी 1 जनवरी, अभी उनका अप्रैल में कोई त्यौहार था, पूरा सजा था बंगाल। तो वो आराम से जीता है। 10 बजे रात को खाना वाना खा के निकलता है, चाय पीता है, टहलता है। बंगाल रात भर एक एंजॉय है, बंगाली एंजॉय। हाँ 6 बजे तो उठता है सुबह। हाँ बिल्कुल। तो बंगाल में सांस्कृतिक धरोहर बहुत ज़्यादा है। संगीत वहाँ का मुख्य है, साहित्य वहाँ के समृद्ध रहे हैं। उस बंगालियत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी वो खत्म हो जाएगी। वो सरकार तो 4 तारीख को तय होगा कि किसकी बन रही है। लेकिन आखिरी सवाल है अजय भाई, गर्मी है बहुत और चुनाव के बाद ये महंगाई की गर्मी लू के रूप में आएगी, आंधी के रूप में आएगी, या कुछ जैसे सुनामी आएगी साहब, सुनामी आएगी। जिस देश का अपने ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं हो रहा, वो दूसरे देश की ऊर्जा के सहारे अपने देश की पॉलिसी बनाएगा, अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलाएगा। तो अगर वहाँ कोई किसी तरह का डिस्प्यूट आएगा तो झेलना ही झेलना है। लेकिन कुछ विदेश नीतियाँ भी ऐसी होती हैं जिससे हम उसको सर्वाइव करते हैं। मोदी जी की विदेश नीति तो इतनी फेल रही कि हम ईरान जैसे देश से अपने जो रिश्ते खराब कर लिए। अरे नेपाल से खराब कर लिए। तो अब तो आने वाले समय में सुनामी आएगा। आप तैयार रहिए 4 तारीख के बाद झेलने के लिए। पेट्रोल लोग प्रेडिक्शन कर रहा है कि 150 जाएगा पेट्रोल, कोई कह रहा है 130 जाएगा, कोई कह रहा है 160 जाएगा। लेकिन जाएगा। आप बिल्कुल तैयार रहिए महंगाई झेलने के लिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार।